के न्यूमेरिकल को हमें आज से स्टार्ट करना है। ओके, अब वन न्यूमेरिकल्स आपको इजी लगने के लिए पूरा आपका वेव ऑप्टिक्स यानी 18 लेक्चर में कवर करे वाला, कितने लेक्चर 18 में कवर करे वाला पूरा आपका रीड और स्टडी दोनों के साथ साथ भी कंप्लीटेड होना, रीडिंग भी हुए वाली होना और स्टडी, रीडिंग यानी स्टडी नहीं। कुछ ऐसे भी क्वेश्चन एग्जाम के थ्रू आ सकेंगे थ्योरी के लिए, वह पूरे के पूरे थ्योरेटिकल पार्ट आपके माइंड में एक्सप्रेशन, एक्सप्लेनेशन, डेरिवेशंस, कुछ डेफिनेशंस, कुछ ऐसे भी बातें छोटे मोटे ऐसे रहेंगे कि वो न्यूमेरिकल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट लगने वाला। ओके, बेस क्या है, ये बेस से हम और पूरा अगेन एक बार टॉपिक पूरा रिवाइज करेंगे हर एक प्रॉब्लम के लिए। अब हम ऐसे रीत से प्रॉब्लम लेना चाहेंगे जो कि ऑब्जेक्टिव में भी आ सकते हैं, है ना। इसलिए बोर्ड टेक में से हम पहले ऑब्जेक्टिव निकाल के लिए, अब इसके बाद ये पूरा होने के बाद इतने स्पेस में हो जाएगा, पहले ये ऑब्जेक्टिव पढ़ा देंगे हम। ऑब्जेक्टिव्स में भी न्यूमेरिकल होते हैं, इसलिए आपको वह स्टडी करने के लिए हार्ड नहीं लगेंगे, है ना। ऑब्जेक्टिव के साथ साथ पूरे न्यूमेरिकल्स हम लेंगे। इतना पैटर्न होने के बाद दूसरे प्रॉब्लम्स आ जाएंगे। एक घंटे के अंदर हम कम से कम 45 मिनट्स टू 60 मिनट्स तक लेक्चर लेना चाहेंगे। उतने टाइमिंग में जितने भी प्रॉब्लम कवर होंगे वो आपके लिए ज्यादा से ज्यादा तो बेहतर होगा, पहली बात होगी। दूसरी बात, एक तो स्टेट बोर्ड, कुछ बच्चों को स्टेट बोर्ड फेस करना है और कुछ बच्चों को सीबीएसई, है ना, सीबीएसई बोर्ड। ये दोनों के दोनों भी प्रॉब्लम्स हम कवर करेंगे, पहले स्टेट बोर्ड बाद में सीबीएसई। क्यों, सीबीएसई में भी बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम है, बहुत बढ़िया बढ़िया प्रॉब्लम जो भी जेई के लिए मोस्ट इसेंशियल प्रॉब्लम ठहरेंगे, पॉइंट्स ठहरेंगे, और स्टेट के लिए, नीट के लिए वो बहुत काम में भी आने वाले प्रॉब्लम है। जिनका बोर्ड सीबीएसई है वो भी नहीं डरना, जिनका बोर्ड स्टेट है वो भी लोग नहीं डरना। स्टेट का जो भी सिलेबस आने वाला है पूरा न्यू है। चलो तो स्टार्ट करेंगे स्टेट बोर्ड ऑब्जेक्टिव का पीरियड। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमेना proves that light is a transverse wave। देखो, वेव के मेन 2 टाइप्स है, एक ट्रांसवर्सल, इसे ट्रांसवर्सल बोलेंगे, और कुछ पैरेलल फॉर्म में प्रोपोगेट होने वाले यानी कि साउंड वेव जैसे, उसे हम लॉन्गिट्यूडनल वेव बोलेंगे। ओके, ये लॉन्गिट्यूडनल वेव्स और ट्रांसवर्स वेव्स में कुछ फिनोमिनॉन्स ऐसे भी है वह कॉमनली हो सकते, और कुछ फिनोमिना ऐसे है खाली ट्रांसवर्सल से ही होना, लॉन्गिट्यूडनल से नहीं। जैसे कि पोलराइजेशन है, हमने देखे जो unpolarized light, any source of light gives the unpolarized light, it passes through the crystal part, that is the tourmaline crystal is the polarizer, yes, that is also known as polarite। जब पोलराइजेशन की बात करेंगे हम, पोलराइजेशन की बात ये अकेले वेव से ही होते, कौन से, ट्रांसवर्सल वेव से। ये लॉन्गिट्यूडनल वेव से पोलराइजेशन नहीं हो सकता। पहले क्वेश्चन में क्या बताया गया, क्या पूछा गया, which of the following phenomena proves that the light is a transversal। देखो, लाइट एक ट्रांसवर्सल वेव है,
कौन से फिनोमिना से हमें समझ में आ गई बात? रिफ्लेक्शन ट्रांसवर्सल भी होता, लॉन्गिट्यूडनल भी, इंटरफेरेंस भी और डायफ्रैक्शन भी, डिफ्रैक्शन भी। ये तीनों के तीनों भी इवेंट्स मे बी लॉन्गिट्यूडनल से एज वेल एज ट्रांसवर्सल से, मगर पोलराइजेशन ये फिनोमिना ऐसी फिनोमिना है फिजिक्स में से वह खाली लॉन्गिट्यूडनल से नहीं होती, ट्रांसवर्सल वेव से ही होना। इसलिए ये पहले ऑब्जेक्टिव के लिए पोलराइजेशन इज द फिनोमिना which can prove the light is a transversal wave। बात खत्म। कुछ समझ में आ गया? हाँ पक्का? ओके चलो, नहीं भी आया कमेंट दो, हम रीजन के साथ बता देंगे यार, डोंट वरी। which property of light does not change when it travels from one medium to another medium? हमने बताए थे, याद है आपको? जब एक हवा से लाइट इंसिडेंट हो रही है, रिफ्रैक्शन में देखे हैं हम, रिफ्रैक्शन में बता दिए हैं, उसकी वेलोसिटी जब ये वाटर में टर्न होती लाइट या दूसरे मीडियम में टर्न होती, उसकी वेलोसिटी चेंज होती, उसका वेवलेंथ चेंज होता, उसका एम्पलीट्यूड भी चेंज होता। क्या चेंज नहीं होती? फ्रीक्वेंसी बच्चों। यहां पे वही तो क्वेश्चन पूछा गया, विच प्रॉपर्टी ऑफ लाइट डज नॉट चेंज व्हेन इट ट्रेवल फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। एक मीडियम से लाइट जब दूसरे मीडियम में जाती है तो कौन सा पार्ट चेंज नहीं होता? विच प्रॉपर्टी ऑफ लाइट डज नॉट चेंज? वेलोसिटी चेंज होती, वेवलेंथ चेंज होता, एम्पलीट्यूड चेंज होता, कौन चेंज नहीं होता? फ्रीक्वेंसी। बात खत्म। आ गई समझ में बात? यस, याद रखो, जो बच्चे थ्योरी पढ़ाते समय, परेड में पढ़ाते समय कुछ वीडियोस में भी, परेड बोले तो लाइव तो नहीं है, वीडियोस में भी ध्यान नहीं देते बात क्या चल रही है बोर्ड पे। हाँ, इधर उधर खाना चालू रहता है, व्यू करते रहते, मम्मी पापा को भी लगता है हाँ ये तो परेड कर रहा है, पढ़ाई कर रहा है, उसकी तो पढ़ाई खाने में चालू रहती। चलो ठीक है, कभी कभी ध्यान देते रहना, ध्यान नहीं देंगे तो ऐसे बातें छूट जाएंगे, आपके नंबर्स कम आ सकते हैं एग्जाम में। ओके चलो, when unpolarized light is passed through polarizer, its intensity, देखो ये एक इंसिडेंट लाइट है, ये अनपोलराइज्ड लाइट है, ये पोलराइजर है। कौन है? पोलराइजर है। यहां से जब ये लाइट पास होती है, ये अनपोलराइज्ड लाइट हमने कैसे दिखाए थे? डॉट करके दिखाए थे, डॉट करके दिखाए थे, डॉट करके दिखाए थे, है ना? आपको ये बात पता है? ये जब पोलराइजर से गुजरती, ये पोलराइजर में से पास होती, ये लाइट की इंटेंसिटी आधी हो जाती बच्चों। व्हाट आई टोल्ड, यस, बाय ब्रेवेस्टर रूल। ब्रेवेस्टर ने हमें ये बात उनके एक्सपेरिमेंट से बता दी। हाँ, यही तो बात मेन है, ये बात मेन बात है, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों। यहां पे आने वाली पोलराइजर से गुजरने वाली लाइट, पोलराइजर से निकलने वाली लाइट अनपोलराइज्ड लाइट के इंटेंसिटी से हाफ इंटेंसिटी होती। हाँ, वो कुछ कंडीशंस है उसमें, देखने वाले तो है न्यूमेरिकल्स में हम, मगर थ्योरी में पूरा देख चुके हैं। ये इंटेंसिटी, इसकी इंटेंसिटी यानी पोलराइज्ड लाइट की इंटेंसिटी ऑफ पोलराइज्ड लाइट is equal to half of unpolarized light। आप पढ़ाई करो, क्वेश्चन नंबर 3, ऑब्जेक्टिव नंबर 3 रीड करो, आपको आंसर मिलेगा शायद।
when unpolarized light is passed through the polarizer is intensity increase होती नहीं डिक्रीज होती यार remains unchanged depends upon the ओरिएंटेशन ऑफ द पोलराइजर कुछ भी नहीं रहता पोलराइजर पे कुछ डिपेंड नहीं रहता है ना इसलिए इसका आंसर क्या करेंगे हम बी ऑप्शन डिक्रीजेस कितना डिक्रीज होती ये बात आपको याद रखना है हाफ अनपोलराइज्ड से हाफ होती है चल मिटा दे अभी उतार लिए नोट कर लिए फोर्थ और फिफ्थ लेना है ये न्यूमेरिकल का पार्ट है पूरा इसलिए अंडरस्टैंडिंग का थ्योरेटिकल का नहीं है अंडरस्टैंडिंग का बोल सकते मगर कुछ ऐसा पार्ट है इसमें कुछ फॉर्मूली कुछ वहां पे न्यूमेरिकल का सॉल्यूशन निकालना है चलो मिटा दे अभी ओके अब फोर्थ वन क्या है इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट देखो यंग्स का डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट मालूम है ना आपको यस यस वही नहीं बताया ना सर ये डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट ओके यहां से वेव्स पास हो गए स्क्रीन पे हमें मिडल ब्राइट बैंड यहां पे इंटरफेरेंस पैटर्न दिखेगा है ना ये तो यंग्स का डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है अब आगे क्या है दिए वाला क्वेश्चन इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द टू कोहेरेंट सोर्सेस हैव डिफरेंट इंटेंसिटी क्या दिए वाला है फोर्थ वन के लिए टू coherent sources has different intensity ये बात हमें बताई गई दैट इज लेट करेंगे दैट इज करके या डायरेक्टली लेट करके I1 एंड I2 आर द intensity of two sources बात आ गई दो इंटेंसिटी हमने दो सोर्सेस की अलग अलग कंसिडर करें मगर यंग्स के एक्सपेरिमेंट में हम ऐसा भी पढ़ाई करें सेम ही रहते हैं मगर इसने तो दिए इंटेंसिटी अलग है करना क्या वही दिए वाला तो लेना पड़ेगा ए I1 I2 चलो आगे if the maximum intensity of the to the minimum intensity देखो if the ratio of maximum intensity to the minimum intensity in the interference pattern of produced 25:1 देखो ये दिए वाला है हमें मैक्सिमम इंटेंसिटी यहां पे लिखेंगे हम Imax बाय Imin इंटेंसिटी ऑफ मैक्सिमम बाय इंटेंसिटी ऑफ मिनिमम बाय क्यों करें रेशियो क्यों यहां पे बताया गया इफ द रेशियो ऑफ मैक्सिमम इंटेंसिटी कितना दिया गया हमें 25:1 ये पूरी बातें गिवन करे वाली है गिवन ये लेट करके हमने टू इंटेंसिटी कंसिडर कर लिए मैक्स टू मीन इंटेंसिटी रेशियो हमें 25:1 दिया गया आगे व्हाट वाज द रेशियो ऑफ इंटेंसिटी ऑफ द टू सोर्सेस की इंटेंसिटी का रेशियो क्या है वो निकाल दो ऐसा बताया गया देख लो देख लिए I1 बाय I2 की वैल्यू निकाल सर ऊपर तो लिखे ना वो Imax बाय Imin की वैल्यू थी ओके देखेंगे हुई अब चलो फॉर्मूलेटेड पार्ट कैसे बनाएंगे आप I1 प्लस I2 होल स्क्वायर बाय है ना चलेगा I1
माइनस I2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू आई मैक्स, ये एडिशन कर दिए, होल स्क्वायर कर दिए, आई मैक्स हो गया, ये आई मीन हो गया, है ना। इंटेंसिटी के बारे में बहुत ही इजी पार्ट है, यहां पे वैल्यू रख दो। आई मैक्स आई मीन की वैल्यू क्या दी गई, वहां पे रखेंगे I1 अंडर रूट करना, अंडर रूट है ना, स्क्वायर रूट पार्ट तो रहता है, इसलिए ये अंडर रूट बनाएंगे हम, पूरा अंडर रूट होल स्क्वायर में, ओके। ये अंडर रूट I1 प्लस अंडर रूट I2 डिवाइडेड बाय अंडर रूट I1 माइनस अंडर रूट I2, स्क्वायर एज इट इज रखना है, ए जगह पे 25/1, आई मैक्स बाय आई मीन की वैल्यू हमें 25/1 दी गई। आगे स्क्वायर हटा दो, ये स्क्वायर रूट में गिरेगा, है ना। I1 प्लस I2 बाय I1 माइनस I2 इज इक्वल टू, स्क्वायर स्क्वायर हटा दिए, ये पार्ट स्क्वायर रूट में गिरने वाला है 25/1, ये अंडर रूट एज इट इज रहने वाला है, ये अंडर रूट ही भूल जा रहा है यार, है ना। चल नहीं भूलेगा, आपके पास फॉर्मुलेटेड पार्ट स्ट्रांग होगा तो कभी भी वो बात याद आ सकती है, ओके। चलो याद आ रही है हमें 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 यार, अंडर रूट ऑफ I2 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ I1 माइनस अंडर रूट ऑफ I2 इज इक्वल टू 5/1, राइट। क्रॉस प्रोडक्ट कर लो, कोई लोग किस तरह से रैशनलाइजेशन करते, ये करते वो करते, बहुत इजी मेथड है। क्रॉस प्रोडक्ट कर लिए तो इसका और इसका प्रोडक्ट हो जाएगा, है ना, और इसका और इसका प्रोडक्ट हो जाएगा। किसका किसका हो रहा है सर, यहाँ पे अंडर रूट ऑफ I1 प्लस अंडर रूट ऑफ I2 इज इक्वल टू 5 टाइम्स ऑफ रूट ऑफ I1 प्लस रूट ऑफ I2, हमने आंसर निकाल दिए, अंडर रूट ऑफ I1 प्लस अंडर रूट ऑफ I2 इज इक्वल टू 5 रूट ऑफ I1, ये तो माइनस है ना यार, इसलिए माइनस 5 अंडर रूट ऑफ I2। चलो ये I2 माइनस में का इधर लेके आओ, ये I2 पहले ही है अंडर रूट में, इधर बाजू से आने के बाद 5 अंडर रूट ऑफ I2, है ना, यहाँ पे 5 अंडर रूट ऑफ I1, ये प्लस में का उधर लेके जाओ, माइनस अंडर रूट ऑफ I1, ओके। चल अब क्या है, आंसर तो निकल गया, I1 बाय I2, ये रेशियो निकालो, बोले निकाल दो आप, यहाँ पे 1 प्लस 5 6 होगा, 6 अंडर रूट ऑफ I2, है ना, इज इक्वल टू यहाँ पे 5I1 माइनस 1 दैट इज 4 अंडर रूट ऑफ I1, ये 6 उधर भेज दो, अंडर रूट ऑफ I इधर लेके आओ, अंडर रूट ऑफ I2 6 डिवाइडेड बाय 4 करेंगे, और इधर का 4 मल्टीप्लाइड इधर आ गया, अंडर रूट ऑफ I1 बाय अंडर रूट ऑफ I2 रह गया, ये मल्टीप्लाइड उधर लेके गए, 2 2 जा 2 3 जा मीन्स I1 बाय I2 अंडर रूट में क्या मिलेगा, 3/2, स्क्वायर रूट हटाना है बच्चों, देयरफॉर स्क्वायर रूट हटाने के बाद स्क्वेयरिंग बोथ साइड करना पड़ेगा, है ना, स्क्वेयरिंग बोथ साइड, क्या होगा स्क्वेयरिंग करें तो I1 बाय I2 इज इक्वल टू 3 स्क्वायर बाय 2 स्क्वायर, आई मीन क्या होगा आंसर, I1 बाय I2 इज इक्वल टू आंसर इज 9/4, खत्म। यहाँ पे ऑप्शन में दिया गया है 9/4 को अंडरलाइन करना, ओके। चलो एक फिफ्थ वन समझा के देंगे, हमारे पास बहुत कम जगह है तो भी वो खत्म हो जाएगा, थ्योरेटिकल पार्ट है। इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट अ थिन यूनिफॉर्म शीट ऑफ ग्लास इज केप्ट, बात समझ में आ रही नहीं, समझ में आने के लिए आपको फिगर निकाल के दिखाना पड़ेगा, है ना। चलो
हम इधर बाजू का मिटा देंगे। देख लिए, मिटा दे। अभी ऊपर साइड का कुछ काम का नहीं है, ये तो ऑब्जेक्टिव का है। चलो तो भी लिख लेना बच्चों, लेजी नहीं बनना। यहां तक का पार्ट निकाल देंगे। क्या है? फिफ्थ वन के लिए, इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट अ थिन यूनिफॉर्म sheet of glass is kept in front of the two slits parallel to the screen। देखो पहले हम समझा के देंगे। ये यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट से ये दो स्लिट है, यहां पे स्क्रीन है। ओके, ये स्क्रीन पे इंटरफेरेंस पैटर्न दिख रहा है हमें। दिख रहा है ना? नहीं सर, ऊपर का ज्यादा नहीं दिखेगा, नीचे ही निकालो। ये दिख रहा है हमें, हाँ दिख रहा है सर। ये भी दिख रहा है, हाँ ये भी दिख रहा है। चलो यहां पे ब्राइट बैड होगा, है ना? ये डार्क है, यहां पे ब्राइट है, यहां पे डार्क है। इंटरफेरेंस यहां पे ब्राइट है, यहां पे डार्क है। राइट है सर। ये ऐसे बातें हमने बहुत बहुत पहले कर दिए, यानी कि हम पढ़ाई करे वाले बच्चे हैं। ये है ब्राइट, ये डार्क, ब्राइट डार्क, ब्राइट डार्क, ब्राइट डार्क, ये ब्राइट। देख लो, ये इंटरफेरेंस, ये वेव्स फॉर्म हो रहे थे। ये सोर्स ऑफ, प्राइमरी सोर्स ऑफ लाइट है। ओके, ये हमने ऐसा पढ़ाई करे थे यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में। क्या हुआ यहां पे? क्या बताया गया? ये जो वेव्स जा रहे हैं बच्चों, ये वेव जो जा रहे हैं कहां पे? स्क्रीन पे जा रहे हैं। ये वेव स्क्रीन पे जब जाना चालू कर दिए तो क्या होता? आपको ये बातें पूरी नॉन है तो भी हम बताना चाहेंगे। इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट अ थिन यूनिफॉर्म शीट ऑफ ग्लास इज केप्ट इन फ्रंट ऑफ द टू स्लिट। ये टू स्लिट है, एक स्लिट और ये दूसरी स्लिट। यहां पे हमने एक ग्लास का थिन शीट यहां पे रख दी, पैरेलल में। एक ग्लास है, ग्लास स्लिट। ओके, ग्लास स्लिट रख दिए। क्या होता बच्चों? क्या होता? ग्लास स्लिट रख दिए हमने। समझो ऐसा करते थे, यहां पे नहीं दिया गया, आगे समझाएंगे हम इसका पॉइंट, एक क्वेश्चन का पॉइंट। यहां पे हम क्या करते थे? सेंटर से ऊपर ही रखते थे, नीचे नहीं आने देते। क्या होता बच्चों? ये जो सेंटर से गिरने वाला इंटरफेरेंस पैटर्न है, यहां से ऊपर वाले डायरेक्शन में नहीं आएगा, वो नीचे वाले डायरेक्शन में आएगा, गिरने वाला है। कुछ पॉसिबिलिटी तो होते हैं। यहां से डिस्टरबेंस करने के बाद क्या होता था ये बता दो। हम ऊपर नहीं करेंगे, आप नीचे स्लिट रखेंगे पैरेलल टू द वन सोर्स ऑफ लाइट, वन सेकेंडरी सोर्स ऑफ लाइट। क्या होगा? ये सेंटर से गिरने वाला पैटर्न जो है इंटरफेरेंस पैटर्न है यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में, ये ऊपर जाने वाला बनेगा। अब तो हमें ये क्वेश्चन में दिखाया गया, दिया गया, ये स्लिट रख दिए। इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट a thin uniform sheet of glass is kept in front of the two slits parallel to the screen। स्क्रीन को पैरेलल है। ओके, having the slit, the resulting interference pattern will satisfy। मिलने वाला इंटरफेरेंस पैटर्न कैसे मिलेगा? अरे यार कांच तो ट्रांसपेरेंट रहता है, कुछ इफेक्ट तो नहीं गिरने वाला है, क्योंकि दोनों के दोनों भी सेकेंडरी सोर्स को पैरेलल है। सेकेंडरी सोर्स को और स्क्रीन को पैरेलल है। ऐसा नहीं हो सकता कुछ चेंजेस।
जैसा ये स्लिट रखने के पहले इंटरफेरेंस पैटर्न हमें मिल गया, स्लिट रखने के बाद भी इंटरफेरेंस पैटर्न वही मिलेगा। कब नहीं मिलता था, हमने वो कंडीशन दे दिए, नीचे वाले सोर्स को हम पैरेलल रख दिए तो इंटरफेरेंस पैटर्न ऊपर भी निकल सकता, नीचे भी आ सकता। बात एक है, में ऊपर वाले सोर्स के सामने हमने स्लिट रख दिए, ये पैटर्न कहां पे भी बन सकता, कुछ चेंजेस हो सकते थे मगर यहां पे चेंजेस नहीं होने वाले। क्यों? स्क्रीन के पैरेलल में सोर्सेस के अपोजिट हमने स्लिट कांच की रख दी, ग्लास स्लिट रख दी, कुछ इफेक्ट नहीं गिरने वाला है स्क्रीन पे। जो इंटरफेरेंस पैटर्न बिफोर में मिल गया वही इंटरफेरेंस पैटर्न अब मिलेगा। इसलिए हम क्या करेंगे, द इंटरफेरेंस पैटर्न विल रिमेन्स अनचेंज्ड। पहला ऑप्शन हम राइट करेंगे, बाकी ऑप्शन रीड करने की चांसेस भी नहीं। अब ये जल्दी होने दो, लिखना होना मस्ट भी है, तब तक हम दूसरे न्यूमेरिकल्स लेके आ रहे हैं। ओके चलो हो गया, मिटा दे अभी। ओके नेक्स्ट वन, 13th वन न्यूमेरिकल। जैसे आपके टेक्स्ट में दिए गए हैं न्यूमेरिकल वैसे हम चॉइस कर रहे हैं अभी एक एक करके। व्हाइट लाइट कंसिस्ट ऑफ वेवलेंथ फ्रॉम 100 नैनोमीटर, 400 नैनोमीटर टू 700 नैनोमीटर। देखो व्हाइट लाइट है, मीडियम तो नहीं दिया गया, वेवलेंथ कहां पे, कौन सा वेवलेंथ, कौन से मीडियम का वेवलेंथ कंसीडर करेंगे आप, दोनों के दोनों भी एक ही मीडियम के वेवलेंथ कंसीडर करेंगे। ऐसा कैसा हो सकता फिर, है ना? कुछ वहां पे बदलाव आने की वजह से ये व्हाइट लाइट में हो सकता है। ओके इसलिए हम 13th वन के लिए क्या आंसर निकालेंगे, लैम्डा 1 इज इक्वल टू 400 नैनोमीटर, लैम्डा 2 इज इक्वल टू 700 नैनोमीटर। इसे मीटर में करना है तो 400 इंटू 10⁻⁹ मीटर ऐसे किया जाएगा। मगर हमारे हिसाब से तो जरूरत तो नहीं है, हमने आंसर लिख के रखे हैं हमारे और आपके गारंटी के लिए। प्रॉब्लम धाड़ होना, सभी बच्चों को लॉग तो आना ही चाहिए, 12th में रहते हैं, कैलकुलेशन की तो बात नहीं है, मगर नैनोमीटर में ही आंसर निकालना है, इसलिए हम मीटर में नहीं बनाएंगे। तो भी बता देंगे 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁹ मीटर। देख लो 1 एंगस्ट्रॉन इज इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर। ये बात आपको याद रखना है, कहां पे भी आपको जरूरत गिरने वाली है। ओके चलो आगे क्या बताया गया, व्हाट विल बी द वेवलेंथ रेंज सीन। यही व्हाइट लाइट की वेवलेंथ अब कहां पे हम चेंज करें, मीडियम नहीं बताया गया। व्हाट विल बी द वेवलेंथ रेंज seen when white light is passed through the glass दे दिया है। let wavelength in glass की बात करेंगे आप, है ना? क्या बोल सकते हैं, is y1 डैश एंड y2 डैश। यही y1 λ1 λ2 को हम डैश कंसीडर कर दी। आगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी दिया गया ग्लास के बारे में, n इज इक्वल टू 1.55 ए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। बात आई है ध्यान में, हम बता दिए थे कुछ थ्योरेटिकल पार्ट लेते समय कैसा है क्या है,
ये वेवलेंथ इन एयर, वेवलेंथ इन एयर divided by refractive index, that is the wavelength in medium. Wavelength in other medium, ऐसा लिखेंगे हम। ये अदर मीडियम, ये एयर में की वेवलेंथ है। व्हाइट लाइट पहले जो वेवलेंथ दी गई है एयर में की है। चलो रख दो आप। यहां पे लैम्डा 1 डैश इज इक्वल टू अदर मीडियम कौन सा है, ग्लास है, इज इक्वल टू वेवलेंथ इन एयर दैट इज लैम्डा 1 बाय एन। आंसर लैम्डा 1 की वैल्यू 400 बाय एन की वैल्यू 1.55। कैलकुलेशन कर लो, क्या आएगा आंसर 258.06 नैनोमीटर ग्लास में की वेवलेंथ। अब बाद में लैम्डा 2 डैश इज इक्वल टू लैम्डा 2 बाय एन अगेन, सेकंड वन वेवलेंथ एयर में से मिलने वाली 700 बाय 1.55। आंसर क्या मिलेगा। अब कुछ बच्चे ऐसा भी बोल सकते ये बात हमारी नहीं है, लॉग टेबल से करो, डायरेक्टली करो। कुछ ऐसे भी बहुत सारे कम स्टूडेंट रहते, लॉग टेबल नहीं आता, कैलकुलेशन नहीं आता, वो बच्चे हमें कमेंट्स करना, हम आपके लिए एक लेक्चर एक्स्ट्रा करके आपके ही सेपरेटेड प्राइवेट नंबर पे भेज देंगे। ओके, लॉग टेबल वाला या कैलकुलेशन वाला, मगर ऐसा नहीं हो सकता सभी बच्चों के लिए। चलो देख लो, ये 13th वन था, ये हमने सॉल्व करके ही रखे वाले रहते हैं, इसलिए कुछ फिगर करने की जरूरत नहीं। हो गया, मिटार दे अभी। ओके, मिटार दें। ये बात आपको ध्यान में आ गई, नहीं आई सर, आई नहीं आई तो कमेंट्स दो, आई तो स्टडी बढ़ाओ। और the optical path of a ray of light of a given wavelength traveling in a distance of 3 centimeter in flint glass। flint glass देखो, flint का मतलब ग्लिटरिंग, प्योर ग्लिटरिंग कास। ये जो ग्लास रहता फ्लिंट ग्लास यानी जो भी शाइन करता ज्यादा प्योर, उसे हम फ्लिंट ग्लास बोलेंगे। फ्लिंट ग्लास का डिस्टेंस कितना दिया गया हमें, 3 सेंटीमीटर। पूरा समझा के देंगे हम। हैविंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n इन ग्लास कितना दिया, 1.6। ओके, अगेन क्या बताया गया, इज सेम एज दैट ऑफ। सेम किसे बताया गया, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। सेम ऑप्टिकल पाथ के लिए सेम बताया गया। ऑप्टिकल पाथ सेम एज दैट ऑफ द ट्रेवलिंग इन डिस्टेंस x सेंटीमीटर थ्रू अ मीडियम। मीडियम नहीं बताया गया। अब यहां पे कंसीडर करेंगे, क्या बोलेंगे हम, डिस्टेंस ऑफ मीडियम। डिस्टेंस ऑफ मीडियम इज इक्वल टू क्या है यहां पे, x सेंटीमीटर और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यही मीडियम का कौन सा भी कंसीडर करो, ऑयल कंसीडर करो, वाटर कंसीडर करो, कुछ भी कंसीडर कर सकते, ये कौन सा भी सॉलिड कंसीडर करो। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम ग्लास का n कंसीडर कर रहे थे। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन मीडियम that is 1.25। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ x निकालना है बच्चों, ये समझा के देंगे। समझो ये एक ग्लास स्लैब है,
ओके, इसका थिकनेस हमें दिया गया, यहां से रेज एंटर कर रहे तो ये थिकनेस हमें 3 सेंटीमीटर दिया गया। अब ये एक अदर मीडियम है जो कि नहीं बताया गया है यहाँ पे क्वेश्चन में। ये अदर मीडियम का थिकनेस है 1 सेंटीमीटर, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n की वैल्यू है 1.6, यहाँ का n की वैल्यू है 1.25, यहाँ पे n1 कंसीडर करेंगे, यहाँ पे n2 कंसीडर करेंगे। एक बात मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों, दो के दो मीडियम में ऑप्टिकल पाथ सेम ही रहने वाला है। यहां पे दिया गया इसलिए सेम बता रहे हैं हम, ऑप्टिकल पाथ ऑफ ग्लास इज इक्वल टू ऑप्टिकल पाथ ऑफ अदर मीडियम। अदर मीडियम ये हम हमारे दिल से ले रहे हैं क्या? नहीं, एज गिवन, ये दिए वाली बात है इसलिए। चलो अब ऑप्टिकल पाथ यानी क्या, ये भी इंपॉर्टेंट है। जो थिकनेस है ये फ्लिंट ग्लास की कितनी है थिकनेस, क्योंकि ऑप्टिकल रेज जो एंटर करे थे 3 सेंटीमीटर थे। ओके, क्या बताएंगे फिर? थिकनेस ऑफ ग्लास, थिकनेस ऑफ ग्लास इनटू n1, यही ऑप्टिकल पाथ होता बच्चों, कौन से भी मीडियम में। थिकनेस के बारे में यहां पे थिकनेस ऑफ मीडियम इनटू n2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ओके, चलो वैल्यू रख दो, पुट करो। थिकनेस ऑफ ग्लास कितना है? 3 सेंटीमीटर इनटू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है? 1.6। इधर थिकनेस ऑफ मीडियम कितना है? x, n2 कितना है? 1.25। चलो कैलकुलेट करो, x की वैल्यू निकाल दो, क्या आएगी? x इज इक्वल टू 4.8, 16 3 48, 1 places decimal divided by 125, x इज इक्वल टू, कैलकुलेट करके आपको क्या मिलने वाला है? 3.84 सेंटीमीटर। देख लो, आप भी कैलकुलेट करना है। ओके, चलो उतार लो, नोट कर लो, खत्म हो गया। चल मिटा दे। ओ हम पढ़ के दिखाएंगे, कुछ बच्चों को दिक्कत आएगी, थोड़ा कंजेस्टेड हो गया। A double slit arrangement produces interference fringes for sodium light. Lambda is equal to 589 नैनोमीटर। ओके, देखेंगे इसका कन्वर्शन करना है या नहीं। That are 0.20 डिग्री अपार्ट। देखो थीटा, डी थीटा इज इक्वल टू, यस यू नो, डी थीटा इज इक्वल टू, यही तो बात दी गई है हमें, छोटा सा एंगल है इसलिए डी थीटा कंसीडर करो या थीटा कंसीडर करो। कितना दिया? 0.20 डिग्री। ओके, अपार्ट। व्हाट इज द एंगुलर फ्रेंच? यही एंगुलर फ्रेंच दूसरे मीडियम के बारे में, सेपरेशन इन द एंटायर अरेंजमेंट इज इमर्ज्ड इन वाटर, दूसरे मीडियम के बारे में ये निकालना है। डी थीटा डैश इज इक्वल टू व्हाट? मगर वह मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n की वैल्यू 1.33 हमें दी गई इन वाटर। ये वाटर के बारे में चलो आप, वी हैव, हमें मालूम है, क्या मालूम है? इन ईयर
ईयर के बारे में, डी थीटा इज इक्वल टू लैम्डा बाय डी। डी क्या होता, लैम्डा क्या होता, यहां पे लिख के देंगे वेवलेंथ दैट इज लैम्डा, डिस्टेंस बिटवीन टू स्लिट्स, टू सोर्सेस, ओके, इज इक्वल टू स्मॉल डी। ये बात एक हो गई। अब क्या बताएंगे, अब वाटर में की, ये है एयर के बारे में, इन वाटर, ओके, इन वाटर डी थीटा डैश लैम्डा डैश, वेवलेंथ बदल जाएगी, डिवाइडेड बाय स्मॉल डी, वही डिस्टेंस रहने वाला है। अब क्या करेंगे, अभी एक प्रॉब्लम सॉल्व कर चुके हैं हम, 13th वन प्रॉब्लम सॉल्व कर चुके हैं। जब मीडियम, एक मीडियम से लाइट दूसरे मीडियम में जाती, एक मीडियम से लाइट जब दूसरे मीडियम में जाती, वही वेवलेंथ चेंज होने वाली है, वेलोसिटी चेंज होने वाली है। वेवलेंथ हम एयर के वेवलेंथ से कंपेयर करेंगे तो कितना रहेगा, पुट लैम्डा डैश इज इक्वल टू लैम्डा बाय एन, क्योंकि लैम्डा वेवलेंथ थी ईयर में, इसलिए यहां पे पुट करेंगे हम। चलो, कुछ बातें आपको समझ में भी नहीं आएगी, वो बच्चे समझ लेना, थ्योरी की स्टडी नहीं है। थ्योरी की स्टडी होने के बाद यहां पे कुछ हमें सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं है। एक न्यूमेरिकल है, मैथमेटिकल पार्ट है, करना है, इसलिए थ्योरी टकाटक जिसकी है उन्हें न्यूमेरिकल को डरने की बात नहीं बच्चों। थ्योरी स्ट्रांग बनाओ पहले, थ्योरी मस्ट बी, ये बात यहां पे पुटअप करेंगे। क्या होगा फिर, डी थीटा डैश इज इक्वल टू लैम्डा डैश की जगह लैम्डा बाय एन रखेंगे तो क्या बनेगा, ये एन डी, लैम्डा बाय एन डी, इसे नाम देंगे हम सेकंड वन। ये फर्स्ट वन और ये सेकंड वन, सेकंड वन को फर्स्ट वन से डिवाइड करो, क्या निकालो बोले थे हमें, क्या निकालना था, व्हाट इज द एंगुलर फ्रेंच, यही निकालना है, वाटर में की एंगुलर फ्रेंच। इसलिए यहां पे लिखेंगे डिवाइडिंग इक्वेशन सेकेंड बाय फर्स्ट, ये है लेफ्ट हैंड साइड सेकेंड वन की, लेफ्ट हैंड साइड किसकी आएगी, इसके डिनोमिनेटर में फर्स्ट वन की आएगी। यहां पे लैम्डा बाय एन डी, यहां पे लैम्डा बाय डी, ये लैम्डा लैम्डा डी डी मर गया, डी थीटा डैश बाय डी थीटा इज इक्वल टू 1 बाय एन, ओनली एन नहीं लिखना, रॉन्ग हो जाएगा आंसर, ओके। चलो वैल्यू रख दो आप, डी थीटा डैश बाय में का डी थीटा उधर फेंक दो, डी थीटा ऊपर जाएगा या नीचे आएगा, पुट डी थीटा की वैल्यू क्या रखेंगे हम, 0.20 डिग्री, एन की वैल्यू क्या रखेंगे, 1.33 रखेंगे, डी थीटा डैश इज इक्वल टू 0.20 डिवाइडेड बाय 1.33। कैसे सॉल्व करेंगे, सॉल्व कर दो, आए वाला आंसर डेफिनेटली 0.15 डिग्री लिख देना बच्चों, बस खत्म। देख लो पहले, अब ये होने के बाद जिसकी थ्योरेटिकल पार्ट पे गारंटी नहीं आ रही, वो बच्चे पहले थ्योरी करना, फिर न्यूमेरिकल का वीडियो तो आपके ही पास रहने वाला है बहुत सारे दिन तक और 3 महीने तक, इसलिए कुछ डरने की बात नहीं है, थ्योरी स्ट्रांग बनाओ। चलो देख लो, तो चलो अब 16th वन प्रॉब्लम, नेक्स्ट वन देखो, यहां पे आज इतने ही प्रॉब्लम लेना है और स्टॉप करना है। कुछ रहे वाले स्टेट बोर्ड टेक्स्ट में से हम नेक्स्ट वन लेक्चर में लेके आने वाले हैं, और साथ साथ सीबीएसई प्रॉब्लम भी, ओके। चलो, इन डबल स्लिट अरेंजमेंट the slits are separated by the distance equal to
100 टाइम्स ऑफ वेवलेंथ। देख लो बच्चों, क्या दिया गया, ए डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है। हम और बताएंगे आपको, ए वेव्स ऑफ लाइट ए स्लिट से जब पास होते, ये स्लिट से जब पास होते है ना, ये सेंटर पॉइंट स्क्रीन पे इंटरफेरेंस पैटर्न दिखने लगता। ये दोनों में का डिस्टेंस हमने क्या कंसीडर करे थे, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, दैट इज स्मॉल डी। याद आई? हाँ, इसलिए स्मॉल डी की वैल्यू हम 100 टाइम्स ऑफ लैम्डा लेंगे। क्यों? 100 टाइम्स ऑफ वेवलेंथ, ए गिवन लिख दिए हमने। चलो आगे, आगे बताया गया है यहां पे लाइट पासिंग थ्रू द स्लिट। ओके, स्लिट में से लाइट पास हो रही है। व्हाट इज द एंगुलर सेपरेशन? क्या निकालना है? एंगुलर सेपरेशन, यानी थीटा बोलो, डी थीटा बोलो। हमने वही तो फॉर्म देखे हैं अभी, डी थीटा इज इक्वल टू, है ना, ये निकालना है पहले क्वेश्चन में। व्हाट इज द एंगुलर सेपरेशन इन रेडियन बिटवीन द सेंट्रल मैक्सिमा एंड द एडजेसेंट मैक्सिमा? ये जो स्क्रीन रहता, ये सेंटर का तो ब्राइट रहने वाला है, इसके बाद डार्क रहने वाला है, इसके बाद ब्राइट, ये दोनों से मिलने वाला जो भी एंगल है वह एंगल हमें ढूंढना है। ओके, बात आ गई। एक नीचे वाला एक ब्राइट और सेंटर का मैक्सिमाइज, ये मैक्सिमा, ये दोनों के अंदर होने वाला एंगल निकालना है। चलो आप निकालेंगे। दूसरा क्वेश्चन क्या दिया गया, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन दिस मैक्सिमा ऑन द स्क्रीन? देखो, मैक्सिमा ऑन द स्क्रीन, स्क्रीन पे जो मैक्सिमा दिख रहा है यानी ब्राइट दिख रहा है, स्क्रीन की और स्लिट का डिस्टेंस, स्क्रीन और स्लिट, यहां पे स्क्रीन है और यहां पे स्लिट है, ये स्लिट का हो गया। ये दोनों का डिस्टेंस हम क्या कंसीडर करते थे, कैपिटल डी, यानी कैपिटल डी इज इक्वल टू 50.0 सेंटीमीटर। कैसा है सिस्टम में, क्या बनाएंगे, 0.5 मीटर। यस यस सर। चलो अब आगे, इसके बाद हम सॉल्यूशन निकालेंगे पहले क्वेश्चन का। फर्स्ट वन क्या है, क्या निकालना है, डी थीटा इज इक्वल टू लैम्डा बाय स्मॉल डी, है ना फार्मूला, अभी तो देखे यार हम। अब यहां पे स्मॉल डी की वैल्यू रखेंगे। चलो, डी थीटा इज इक्वल टू, स्मॉल है इसलिए हम डी थीटा यूज कर रहे हैं, एक्सप्रेशन में भी डी थीटा, थीटा यूज करें, थीटा भी यूज करें तो चलेगा, डी थीटा यूज करें तो भी चलेगा। लैम्डा की वैल्यू नहीं दी गई, लैम्डा एज इट इज, डी थीटा की वैल्यू, सॉरी स्मॉल डी की वैल्यू 100, लैम्डा 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 मर गया, क्या बच गया अभी यहाँ पे, डी थीटा इज इक्वल टू 1/100, 1 को 100 से डिवीजन करना, डी थीटा का मीनिंग क्या हो रहा, 0.01 रेडियन। ऑलरेडी आया, ये आंसर भी हमने लिख के रखे, जो भी आपको भी कुछ कंफर्म होना, और ये पहला सिलेबस है, न्यू सिलेबस है, कुछ गलतियां भी हो सकते हैं, वैसे भी प्रॉब्लम आने वाले हैं, आपको समझा के देना, इसलिए हमने आंसर लिख के रखे हैं। और दूसरी बाजू में दूसरे क्वेश्चन का आंसर, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन दिस मैक्सिमा ऑन अ स्क्रीन? देखो, डिस्टेंस बिटवीन मैक्सिमा, इसे क्या बोलते थे हम, इसे फ्रिंज विड्थ, यानी कैपिटल एक्स फ्रिंज विड्थ,
फ्रिंज विड्थ इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या था सोचो, आपको याद आना चाहिए, लैम्डा कैपिटल डी बाय स्मॉल डी, है ना, राइट। रख दो पूरी वैल्यू, लैम्डा एज इट इज, वैल्यू नहीं दी गई, कैपिटल डी की वैल्यू 50 सेंटीमीटर यानी 0.5 मीटर डिवाइडेड बाय स्मॉल डी की वैल्यू 100 लैम्डा, लैम्डा लैम्डा मर गया, आंसर क्या आ गया 0.5 को हम 5 लिखेंगे, नीचे 30 आएगा, आंसर आएगा 0.000, है ना, राइट। ये हो गया हमारा मीटर, मीटर हो गया भैया, ये यहाँ पे सेंटीमीटर में आंसर है, हाँ, मीटर को सेंटीमीटर बनाना है तो कुछ जरूरत तो नहीं है, मगर आप लोग कंफ्यूज नहीं रहना, कंफर्म रहना, इसलिए हम फ्रिंज विड्थ के लिए या ये भी भाषा दे सकते हैं, द डिस्टेंस बिटवीन द मैक्सिमास ऑन द स्क्रीन इज इक्वल टू 0.005 इंटू 100 से मल्टीप्लाई कर दो, ये डेसिमल 2 प्लेसेस आगे चला जाएगा राइट हैंड साइड को, 0.5 सेंटीमीटर, खत्म बात, चलो हो गया। देख लिए इधर वाला प्रॉब्लम बहुत बढ़िया प्रॉब्लम है, बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट 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 आईएमपी, यहां पे बना लेंगे हम मोस्ट आईएमपी, तो याद रहेगा आपको भी, है ना, मोस्ट आईएमपी। चलो अब देखना है यहां पे क्या दिया गया, unpolarized light with the intensity I naught is incident on the two polarides। देखो दो पोलराइड में से अनपोलराइज्ड पास हो रही, the axis of the first polaroid makes an angle of 50 degree, हम फिगर निकाल के दिखाएंगे भाई, राइट। ये है ऐसा कुछ तो पोलराइड रखे वाला है, ओके चलेगा। अब यहां से जाने वाली लाइट अनपोलराइज्ड है, अनपोलराइज्ड यानी ये ऐसी लाइट है ना, दो के दो डायरेक्शन में है, हमने दो के दो डायरेक्शन कैसे दिखाते थे, थ्योरी में पूरा पढ़ा दिए भाई। अब ये पोलराइजर में से ये अनपोलराइज्ड लाइट जा रही है, ये पहला पोलराइड है, फर्स्ट पोलराइजर या पोलराइड बोलो, ये जब ऐसे एक्सिस में से पास हो रही, ये है ओरिजिनल इंटेंसिटी अनपोलराइज्ड लाइट की, आई नॉट लेना है, क्वेश्चन में दिए वाला है, ओके। और दूसरी बात, एक बात याद रखो, दो पोलराइड है यहां पे, टू पोलराइड्स है ना, दूसरा पोलराइड पहले पोलराइड से कैसे कंडीशन में दिया गया, पढ़ेंगे, थोड़ा रीड करेंगे, द एक्सिस of the first polaroid makes an angle is 50 degree with the verticals, ये है वर्टिकल भाई, ओके, ये है फर्स्ट वन पोलराइड का एक्सिस, इतना जो एंगल है, ये इतना एंगल, एक एक्सिस, थोड़ा ब्लू पेन से निकालेंगे हम, थोड़ा अच्छा है क्वेश्चन, ध्यान देना चाहिए, ये वर्टिकल है, इसे हम क्या बोलेंगे, वर्टिकल बताएंगे, वर्टिकल, ओके। और ये क्या है, एक्सिस ऑफ पोलराइड, ओके। ये दोनों में का एंगल कितना हो गया, 50 डिग्री, 50 दिए वाला है, हम बताएंगे आप, ये रहे वाला एंगल 40 डिग्री होगा, क्यों, ये देखो ये वर्टिकल है और ये प्रोपोगेशन ऑफ लाइट का वे है, ये दोनों में तो 90 डिग्री है ना, ये 50 चला गया, 40 बच गया, बात आ गई ध्यान में,
ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, चलो आगे। अब दूसरे पोलराइड की बात करेंगे हम। रीड तो करना है। एंड द एक्सिस ऑफ द सेकेंड पोलराइड इज हॉरिजॉन्टल। ये आगे वाला पोलराइड जो है ये ऐसे रखे वाला है, याद रखो। हॉरिजॉन्टल कंडीशन में यहां पे जो लाइट आने वाली है, अनपोलराइज्ड लाइट, जब फर्स्ट वन पोलराइड में से पास होती, यहां पे पोलराइजिंग लाइट मिल गई। कितनी रहती याद करो, हमने बताए थे हाफ रहती। हाफ इंटेंसिटी ऑफ द अनपोलराइज्ड लाइट। कभी भी ये कंडीशन कौन सी भी रहने दो, अनपोलराइज्ड लाइट को हम पहले पोलराइज्ड पोलराइड से पास करेंगे, टर्मलिन क्रिस्टल में से पास करेंगे, है ना, या निकल प्रिज्म में से पास करेंगे, तो वो पोलराइजिंग लाइट बनेगी। मगर उसकी इंटेंसिटी की कैपेसिटी, इंटेंसिटी कितनी रहती, ओरिजिनल यानी आई नॉट दिया गया, आई नॉट से हाफ बनेगी। ये बात आपको पहले समझना चाहिए, बाद में लिखना चाहिए। गिवन आई नॉट इज इनिशियल अनपोलराइज्ड लाइट इंटेंसिटी। ओके, इंटेंसिटी। दूसरी बात क्या दी गई है हमें, दूसरी बात क्या दी गई, चलो 50 डिग्री का एंगल, वर्टिकल एंगल इज इक्वल टू 50 डिग्री प्लस एक्स। एक्स क्यों निकालना चाहेंगे, ये 40 कैसे निकाले हम, ये दिखा रहे। वर्टिकल एंगल यानी 90 डिग्री माइनस 50 डिग्री इज इक्वल टू एक्स। देयरफॉर एक्स की वैल्यू हमें 40 डिग्री मिल गई। ये एक्स कौन हो गया, एक्सिस ऑफ फर्स्ट वन पोलराइड एंगल। ये यहां पे नहीं भी दिखा है मगर समझना चाहिए। ओके, अब आगे ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए क्या निकालो, बोले व्हाट इज द इंटेंसिटी ऑफ लाइट आफ्टर इट हैज पास्ड थ्रू द सेकेंड पोलराइड। जो सेकेंड वन पोलराइड है इसमें से पास होने वाली, यहां पे आने वाली जो भी लाइट रहेगी, ये लाइट की इंटेंसिटी कितनी होगी, बाय मैलस लॉ। मालूस लॉ बोलो या मैलस बोलो, पढ़ा दिए हमने। क्या है मैलस लॉ, बाय मैलस लॉ। चलो इधर का मिटा देंगे, उधर नहीं बैठेगा, है ना, बैठता ना सर नीचे, यहां पे बिठाएंगे, फिर आंसर का ही पार्ट है। इधर का मिटा दो यार, चल देख लिए, मिटा दे अभी। ये क्वेश्चन इतना मिटा देंगे हम। ओके, चलेगा, ओके। हम यहां पे मैलस लॉ क्यों यूज करना चाहेंगे, कैसे रिमाइंड हुआ सर आपको, अभी बता देंगे हम। देख लो, जब एक पोलराइड में से इंटेंसिटी पास हो गई, लाइट पास हो गया, उसकी इंटेंसिटी मिल गई हमें। अब दूसरे पोलराइड भी है, दूसरा पोलराइड से पास होने वाली लाइट की इंटेंसिटी, इंटेंसिटी ऑफ लाइट passing through second polaroid, ओके, इज इक्वल टू क्या बताएंगे, आई इंसिडेंट। यहां पे जो इंसिडेंट हो रही ये वाली, इसकी इंटेंसिटी यानी इंटेंसिटी को तो आई कंसीडर करेंगे, आई इंसिडेंट लाइट इनटू cos थीटा, cos स्क्वायर थीटा, है ना, चलो इनटू cos स्क्वायर थीटा, बात खत्म। इसे हम कैसे एक्सप्रेशन दिए थे, कैसा प्रूफ दिए थे, आई
इज इक्वल टू आई नॉट इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। ये है। अब अपने को यहां पे आई किसे कंसीडर करें? ये जगह के इंटेंसिटी ऑफ लाइट को कंसीडर करें। बात आ रही है समझ में? ये आई कंसीडर, आई नॉट किसे? ये अनपोलराइज्ड लाइट को नहीं, इसकी वैल्यू पुटअप करेंगे यहां पे। आई नॉट नहीं लिखेंगे यहां पे, ये प्रॉब्लम ऐसे दिया गया। अनपोलराइज्ड लाइट की इंटेंसिटी आई नॉट दी गई, इसलिए इंसिडेंट इतना वर्ड लिखेंगे। चलो क्या होगा भी, यहां पे और एक पार्ट लिख के देंगे गिवन में से। इंटेंसिटी ऑफ लाइट passing through first polaroid is equal to I naught by 2। I naught by 2 क्यों लिए हम? कभी भी याद रखो, पहले अनपोलराइज्ड लाइट पहले पोलराइजर से जब गुजरती, पास होती, तब उसकी इंटेंसिटी आधी बन जाती। अनपोलराइज्ड लाइट की इंटेंसिटी जितनी भी थी उसके हाफ बन जाती, इसलिए हमने वो लिख दिए पहले। यहां पे भी वही पार्ट यूज करेंगे, इंसिडेंट इंटेंसिटी। अब यहां पे सेकेंड वन पोलराइड के पास कौन सी इंटेंसिटी जा रही? ये नहीं जा रही। अब ये इसका काम हो गया पहले पोलराइजर से पास होने के बाद। ये है I naught by 2। चलो I naught by 2 cos स्क्वायर थीटा। थीटा 50 लिया जाए या 40 लिया जाए? देखो 40 में से पास होने वाली पोलराइज्ड लाइट ही पास हो रही है यार, ये मेन बात है। इसलिए यहां पे क्या लिखना चाहेंगे आप? सिंस थीटा इज इक्वल टू 40 डिग्री, दैट इज द x, है ना? x इज इक्वल टू, ऊपर लिखेंगे हम, x इज इक्वल टू 40 डिग्री। यहां पे कैलकुलेशन किस वजह से 40 आया, रीजन क्या है यहां पे बता दिए हम, यहां पे लिख के दिए। ये हमारा फाइनल आंसर होगा। यहां पे हमने आंसर भी निकाल के लाए हैं, टेक्स्ट में से था, है ना? टेक्स्ट में ही है आंसर, पूरा हमारा ही वही आया। intensity of light which passing through सेकेंड पोलराइजर बोलने की जगह एनालाइजर बोलेंगे। बात करते थे हम थ्योरी में, है ना? यहां पे तो दो पोलराइड ऐसी भाषा दिए वाली है, हम लिख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। सेकंड पोलराइड पासिंग थ्रू एनालाइजर इज I naught by 2 into cos स्क्वायर 40 डिग्री। लिख दो, ये हो गया हमारा फाइनल आंसर, बात खत्म। तो बच्चों देख लो, देख लिए यहां से एक फर्स्ट वन का था, यानी 16th वन क्वेश्चन था, उसका आंसर इस 17th का आंसर फिगर के साथ लेना। अभी एग्जाम में भी आप लोगों को फिगर निकालना चाहिए, उन्हें लगेगा, क्या लगने वाला है उन्हें, यानी किनको? जो एग्जामिनर लोग रहते, बहुत होशियार लोग रहते हो, हाँ, वो देखेंगे कौन सा बच्चा, कौन सा स्टूडेंट किस तरह से ड्रॉ करे वाला है। ओके, तो यहाँ पे अपना आज का लेक्चर स्टॉप करेंगे, कल के लेक्चर में रहे वाले प्रॉब्लम लेके आने वाले हैं हम। तब तक बाय बाय, टाटा।